हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके इस चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि आप लोग की तैयारी में कोई भी कमी न रहे। तो मैं बुक के बारे में बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ ही बिहार दरोगा का सिलेबस पीटी और मेंस का क्या होता है उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ। तब अब आती है बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें। मतलब तैयारी जीत की अब करनी है, क्योंकि अब बिहार दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द ही आ जाएगी। तो अब हम लोग को बैठने का टाइम नहीं है, अब पढ़ने का टाइम है। क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तब आप लोग को इतना टाइम नहीं मिलेगा। जब तक वैकेंसी नहीं आती आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर लो, और इसके साथ साथ जब वैकेंसी आएगी उसके बाद रिवीजन करना। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में जीके जीएस का बहुत अहम रोल होता है। तो हमारे चैनल के थ्रू आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि छोटे से छोटे भी क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से आएंगे आपसे नहीं छूट पाएंगे। मतलब वहाँ पे आप सॉल्व करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस का इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक जो कि हर पार्ट से लाया जाएगा, जो आप तक पहुंचाया जाएगा, सिर्फ आप उतना कवर कर लेते हो। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी आप लोग को मिलेगी। यहाँ पे उन्हीं वीडियो को दिखाया जाएगा जिसमें आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करना। ये वीडियो सच में आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसके साथ साथ ही अब जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी आप यदि टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो आप लोग खुद देखोगे कि एक सप्ताह के अंदर, यदि आप हमारे चैनल देखते हो तो एक सप्ताह के अंदर आपके टेस्ट सीरीज में जीके जीएस के क्वेश्चन के कारण आपका नंबर बढ़ने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक छोटा से छोटा पॉइंट, हर एक चैप्टर का, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी का आप लोग का जो सेलेक्टेड टॉपिक होता है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाला जाएगा। मेरे चैनल के थ्रू आपको जीके जीएस पूरा मजबूत करवा दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के लास्ट तक बने रहो। यहाँ पे आज से स्टार्ट करवा दिया गया है जीके जीएस का, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्लास। तो आप हमारे चैनल के लास्ट तक बने रहो और इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि इस बार 2 स्टार अपने कंधों पर सजाना है जिनको, वो ज़रूर इस चैनल को देखना, इस वीडियो को देखो। और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट, साइंस का हर एक पार्ट, जीके का हर एक पार्ट, मैथ का, करेंट का, मतलब सब चीज़ मिलेगा। सिर्फ थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे करके सारे वीडियो अपलोड होंगे जो आप तक पहुँचाया जाएगा। सिर्फ आपको पढ़ने की है, सिर्फ उसको पढ़ो और यकीन मानो आपका सिलेक्शन होगा। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि आज है पहला क्लास जीके जीएस का। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला होगा आपको। यदि आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तब देखना यहाँ पे हर एक सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो कहाँ हुआ? नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य के बारे में पूछा जाएगा कि कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो है नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्राचीन अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, या तो मेहरगढ़ से। यहाँ 2 चीज देखोगे कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिले तो नर्मदा घाटी से, ठीक। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ से। ये क्वेश्चन आप लोग से बहुत बार पूछा गया है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो किसके कब्र से? तो दमदमा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले, कहाँ? दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से।
ये सब एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो बुर्ज होम से। इसके साथ साथ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम की बारी आई तो गर्त आवास के साक्ष्य भी मिले, वही मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुर्ज होम से। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिल, मतलब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। जूता हुआ खेत कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। मतलब उसका साक्ष्य कहाँ से सबसे प्रथम मिला है? तो कालीबंगा से। यदि जूता हुआ खेत का साक्ष्य पूछेगा कि कहाँ से मिला है तो कालीबंगन से। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। यहाँ पूछा जा रहा है अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगन से एवं लोथल से। वही नकाशीदार ईंटों का प्रयोग, ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला होगा। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिर्फ आप लोग अपनी तैयारी जारी रखो, यहाँ पे आप लोग को हर एक चीज बताया जाएगा जो आप, मतलब एक सीट आपको दिलवा कर 2023 में रहेंगे। सिर्फ आप हमारे चैनल से जुड़ो, जितना बोला जाए उतना ही पढ़ो, काफी है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। सबों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में। सबों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ है? हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखोगे कि है सबों को जलाने की प्रथा कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में। यदि पूछा जाएगा सबको जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में। और दफनाने का तो हड़प्पा में। तो यहाँ पे जानोगे कि एक क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग पूछेगा तो कालीबंगन से। सबों के दफनाने की प्रथा पूछा जाएगा, मतलब दफनाया जाता है तो हड़प्पा में, और जलाया जाता है तो मोहनजोदड़ो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से? तो बनवाली से। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली से। बन मतलब कि हल कहाँ चलता है? तो वन में, खेत में, तो ये तो पता चल जाएगा कि हल बनवाली में। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन, धौलावीरा। धौला मतलब जैसे कि हाथ धोना, इसको यदि ट्रिकी वाई याद करो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि हल कहाँ पे चलता है, तो खेत में, मतलब वन वगैरह, वन वो बोल सकते हो, तो हल का बनवाली। वही जल से क्या होता है? धोना का काम होता है, मतलब कि हाथ धुलाना, कपड़ा धोना, तो जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा। मतलब कि ट्रिकी वाई याद करोगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ऐसे भूल जाते हैं कितने क्वेश्चन। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, कौन 3 विभागों में विभक्त था? धौलावीरा। बैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, मतलब कि ये सारे क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है, तो धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? चावल कोल्ही हवा से, कोल्डी हवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से। तो यहाँ पे देखोगे चावल ठंडा है, मतलब चावल कोल्ड, ठंडा में चावल नहीं खाया जाता है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से। तो कुछ भी रिलेट करके आप याद करो बस। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर ये आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में।
पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज, कौन सा अनाज हुआ था, मतलब मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज कौन सा था, जौ, यव, जौ या यव। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, धातु कौन सा था, तांबा, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। अनाज कौन सा था, तो जौ। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से देखने को मिल रहा है सारा क्वेश्चन। आगे की ओर चलते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, तो सिंधु सभ्यता के कौन है, लोथल और सुत्तकोटदा, लोथल और सुत्तकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संयुक्त मतलब जुड़वा राजधानी कहा, पिगट ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिगट ने। आप यकीन मानो यहाँ से आपके सारे जीके मतलब कि जीके जीएस आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी टेस्ट सीरीज, यदि जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो कम से कम आपका 40+ आएगा। तो जीके जीएस, क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग को बताया जा रहा है, हर एक पार्ट जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे डालकर आप तक पहुँचाया जाएगा, सिर्फ आपको पढ़ना है। मतलब आप लोग के लिए बहुत मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है, इस मेहनत का आप लोग फायदा उठाओगे तो बहुत अच्छा होने वाला है आप लोग की लाइफ में। आगे देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे, अभी तो स्टार्टिंग है क्योंकि यहाँ से हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को जितना भी हो सके उतना मैं आप लोग के लिए करूँगी यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, जो कि है योग। योग के प्रवर्तक कौन है, तो आपको देखने को मिलेगा योग के प्रवर्तक पतंजलि। पतंजलि। न्याय गौतम बुद्ध से संबंधित है, सांख्य कपिल से, चवार्क चौवार्क से, वैशेषिक कनाद, ये बहुत बार पूछा जाता है, वैशेषिक कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी, मतलब एग्जाम में ये तीन तो लगता है एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन सा हो गया, बार बार रिपीट करता है ये, मतलब यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है, तो कनाद। पूर्व मीमांसा मतलब जैमिनी, उत्तर मीमांसा मतलब बादनारायण। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे यदि आपसे नहीं याद होते हैं कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का, जैसे कि ये दर्शन है तो नहीं याद होते तो ऐसे याद करो, मैंने तो ऐसे ही याद किया कि पूर्व और उत्तर। आप लोग को पता होगा पूर्व मीमांसा मतलब कि पूर्व दिशा की ओर, तो इधर समझो जाम लगा हुआ, जाम लगा हुआ तो इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, जैमिनी। उत्तर मीमांसा जब इधर ही जाम लगा हुआ है तो इधर बाद में जाएंगे, नहीं तो इधर भी जाम में फंस सकते हैं तो इधर बादनारायण। तो आप लोग याद करो कि पूर्व में जाम लगा हुआ तो पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा तो बादनारायण। वही याद करना है। न्याय, गौतम हमेशा न्याय के प्यारे थे इसलिए न्याय को गौतम के प्रवर्तक। योग, योग मतलब कि हमेशा कुछ भी पतंजलि का चीज, मतलब हम रिलेट, इसका कोई गलत अर्थ मत निकालना, सिर्फ याद करने के लिए मैं बोल रही हूँ। योग का संबंध आपसे पूछा जाएगा किनसे, तो पतंजलि से। न्याय का तो गौतम से, सांख्य तो कपिल, चवार्क कुचवार्क, वैशेषिक कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादनारायण। जो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग देख लेना यहाँ पे। उसके साथ साथ ही यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग के संप्रदाय और संस्थापक से देखने को मिलते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन है, तो आजीवक के मखाली गौस, मखाली पुत्र गौशाल है। मैं तो सबसे अच्छा आप लोग को बोल लूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जो कि वो भी वाला चैनल पे अपलोड करा दिया गया, तो आप वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और इसके साथ साथ एक टेस्ट सीरीज डेली लगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि सच में यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो
नेक्स्ट है अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय बैठलीपुत्र। भौतिकवाद के पकुत कचायन। घोड़ अक्रियावाद के पूरन कश्यप। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो कि इम्पोर्टेंट कौन है, तो आजीवक के मखाली पुत्र घोषाल। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। वहीं एक अनिश्चयवादी अभी पूछा जा रहा है, क्योंकि सेट में ये 2-3 बार मैं भी सेट लगाती हूँ, वहाँ पे ये मिला है कि संजय बैठली पुत्र। तो ये देख लेना। आगे की ओर देखोगे कि कौन सा ऋग्वेद, जो कि वेद कितने होते हैं, 4 तरह के वेद होते हैं। तो वेद से यहाँ पे हम चारों वेद के बारे में, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लो। कैसे भी अपन का एग्ज़ाम निकालना कि आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाए बस। यह सबसे प्राचीन वेद है। यहाँ पे ऋग्वेद की चर्चा की जा रही है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनको होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछा जाता है ऋग्वेद के कौन से मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऐसे ही याद करोगे कि गायत्री में कितने शब्द होते हैं, 3। तो ये कितने मंडल में होंगे, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता है। 9वें में कितने वर्ड है, 2। सोम में 2। तो 9वें मंडल में कौन है, सोम देवता। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण है। कौन कौन है भाई। ये क्वेश्चन आप लोग से कैसे पूछा जाएगा कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है। तो आप लोग बताओगे 10वें मंडल में। या फिर आपको देखने को मिलेगा कि पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण है, कौन कौन है या इनमें से कौन नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। वहीं इस वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। वहीं आगे की ओर चलते हैं। गोत्र शब्द का उल्लेख इसी वेद में किया गया। मतलब गोत्र शब्द का पूछेगा किस में उल्लेख किया गया है, तो गोत्र का ऋग्वेद में। तीसरे मंडल में कौन है, तो गायत्री। 9वें मंडल में कौन है, तो सोम। तो ये सब याद रखना। गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो अघन्य। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है अथर्वयु। वहीं यदि आपने यहाँ पे देखा होगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, होत्री। जबकि यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, अध्वर्यु। मतलब अध्वर्यु। और यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में बलिदान का भी उल्लेख है। वहीं गद एवं पद दोनों में है। यह गद एवं यजुर्वेद गद एवं पद में दोनों में इनकी चर्चा की गई है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है सामवेद। तो सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उद्रात्री। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किया जाता है। मतलब सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में औषधि और यजुर्वेद में यज्ञ। इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की पुत्रियां कहा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभा एवं समिति की को प्रजापति की पुत्रियां कौन से वेद में कहा गया, तो अथर्ववेद में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4, वेदांग की 6 और पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। यदि पूछा जाएगा उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108। तो यहाँ पे देख सकते हो वेद की संख्या कितनी है, तो 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा आप लोग को क्या क्या है, वेदांग, पुराण, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। आगे की ओर चलो। यहाँ पे आप लोग जानो कि बौद्ध धर्म के बारे में।
बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में यदि डीपली जानकारी लेना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे मैंने बताया जो हर एक एग्जाम में आपसे, मतलब कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक ही हो जाते हैं जैसे गौतम बुद्ध हो गया, फिर मतलब कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, फिर क्रांति में आ जाएगा 1857 की क्रांति, मुगल वाले में अकबर बाबर से क्वेश्चन आने की, मतलब कि वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यदि जालियांवाला कांड से पूछो कि क्वेश्चन नहीं आया तो जीके जीएस तो अधूरा है भाई। फिर आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति हो गया, कांग्रेस हो गया, महात्मा गांधी हो गया, अधिवेशन हो गया, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के फेवरेट होते हैं, मतलब हर एक एग्जाम में वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इसलिए पढ़ते रहो, बहुत अच्छा होने वाला है लाइफ में, कभी रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, रिजल्ट अच्छा होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाएगा तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। यहाँ पे आपने जाना बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है, तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। मृत्यु की बात किया जाए तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब कि अभी आपने जाना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई, तो कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। कितने वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद, मतलब 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कितने वर्ष के हो गए, 35 वर्ष के। यदि गृह त्याग के बारे में पूछा जाएगा तो 29 वर्ष की अवस्था में निकले। और कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो फाल्गु नदी के किनारे। मतलब हर एक चीज को आप जोड़कर पढ़ो तो इजी में याद हो जाएंगे। इसके आगे भी क्वेश्चन है जो कि बौद्ध धर्म से है। यदि पूछा जाएगा बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश, यदि पहला उपदेश के बारे में पूछा जाएगा तो सारनाथ। यदि सर्वाधिक उपदेश के मतलब सबसे ज्यादा वहाँ कहाँ पे उपदेश दिए, तो श्रावस्ती में। मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत मात खाते हैं। पूछा जाता है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश का मतलब क्वेश्चन आपको देखना है कि अपना पहला सर्वाधिक सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश कहाँ दिया है, तो श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, मतलब आत्मा को नहीं मानते थे। पुनर्जन्म की मान्यता है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। मतलब 15 वर्ष यदि आपकी आयु हो जाती तो आप बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते हो। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। स्त्री रत्न किसे घोषित किया था, आम्रपाली को। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी, 15 वर्ष। बौद्ध धर्म किसको मानते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा की को नहीं मानते थे। आगे की ओर चलते हैं जो कि है अच्छा क्वेश्चन। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। यदि आपसे पूछा जाएगा एशिया का ज्योतिपुंज, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था, तो सर एडविन अर्नाल्ड। आगे की ओर आप लोग चलोगे जो कि है कि सभा, जैसे कि गौतम बुद्ध की 4 समितियां हुई, तो कौन कौन सी समिति हुई, किसके शासन काल में हुई, ये भी तो जानना जरूरी है। तो प्रथम समिति के बारे में कि राजगिरी में हुई है। द्वितीय समिति मतलब वैशाली। तृतीय समिति पाटलिपुत्र।
चतुर्थ समिति कुंडलवन। तो इसको भी ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे देखोगे आप लोग को याद हो जाएगा, नहीं। यदि नया स्टूडेंट हो तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसे भी एक सूत्र के मतलब कि सूत्र नहीं, ट्रिक वाइज देखोगे। जैसे कि स्थान का देखो तो ये एक ट्रिक होता है, रा वे सॉरी रा, यहाँ पर लिखती हूँ। यदि एक ट्रिक के माध्यम से देखोगे तो रा वे पा कु, तो जो जानते होंगे, जो मैं मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उनको पता चल गया होगा कि रावे पाको क्या है। तो रावे पाको मतलब कि पहला सम्मेलन पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ, तो राजगिरी। दूसरा सम्मेलन वैशाली। तीसरा सम्मेलन पाटलिपुत्र। चौथा सम्मेलन मतलब चौथी संगीति कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन। वही इसके किसके शासन काल में रावे पाकू हुआ, तो आजकल अशोकनी। ये आजकल अशोकनी अब क्या है, आज कल अशोक नी। तो ये आजकल अशोकनी क्या, आजकल से आजाद शत्रु जो कि राजगिरी में थे। कल से हो जाएगा आपका काला अशोक, अशोक से अशोक, कनिष्क से कनिष्क। तो ये आपको सूत्र से याद करोगे तो आपको इजी में हो जाएगा। ऐसे देखोगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते। प्रथम संगीति कब हुई थी, 483 ईस्वी में राजगिरी में महाकश्यप जो कि अजात शत्रु के शासन काल में। द्वितीय संगीति के बारे में 483, तो ये एक साल 383 हो जाएगा। फिर वैशाली में स्थान, वैशाली अध्यक्ष कौन थे, सवा कमी। और शासन काल किसके थे, तो काला अशोक। तृतीय संगीति की समय पूछा जाएगा तो 250 ईस्वी मतलब 250 ईस्वी पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30 और शासन काल अशोक। चतुर्थ संगीति 98 ईस्वी में। कुंडलवन स्थान, अध्यक्ष वसुमित्र, कनिष्क शासनकाल। यदि इसको सूत्र में याद करो तो सिर्फ आपको ये याद करने की जरूरत पड़ेगी कि 483, 383, 250, ये रावे पाकू हो जाएगा। महासवक मोगली पुत्र का, तो ये हो जाएगा महासवक मोगली मित्र का, ऐसे याद कर सकते हो। तो महा से महासवक मोगली मित्र का, तो यहाँ से हो जाएगा। आजकल अशोकनी करोगे तो ये याद हो जाएगा, मतलब एक ट्रिक वाइज करोगे तो इजी वे में याद हो जाएगा। तो आपको कैसे याद करना है, सिर्फ याद करने से मतलब है, कोई भी ट्रिक भी बना सकते हो। बौद्ध धर्म के बाद आते हैं जैन धर्म। जैसे कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध फेमस थे। जैन धर्म में आप लोग जानोगे कि 24 तीर्थंकर थे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख कौन थे, महावीर, जो कि 24वें गुरु थे। तो जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभ देव थे, जो कि पहले गुरु थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिस्टेनिम। और 23वें तीर्थ कौन थे, पार्श्वनाथ। वही महावीर स्वामी जैन के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। यदि महावीर स्वामी के जन्म के बारे में पूछा जाए तो जन्म 540 ईस्वी में, और कहाँ हुआ, तो कुंडलग्राम वैशाली में। वहीं महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में बोला जाए, जन्म तो जान गए 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में, मृत्यु 468 ईस्वी में नालंदा के पावापुरी में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। तो आप लोग बताओ कि अभी मैंने बताया गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ, जो उनके पिता का नाम था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष में स्वीकारा था, तो 29 वर्ष में। वहीं इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, और महात्मा बुद्ध के बारे में बोला जाए तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। उनके बारे में पूछा जाए तो फाल्गु नदी और ये रिजुपालिका नदी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। तो रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किनको हुई, तो महावीर को। आगे की ओर चलते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। ये क्वेश्चन आते हैं, महावीर ने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया, तो 11। क्योंकि आप लोग देखोगे सबसे शुभ नंबर कौन सा माना जाता है, तो 11। तो कितने गंधर्वों में विभाजित करेंगे, तो 11, ऐसे याद करो। फिर महावीर
पुनर्जन्म में एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो महात्मा बुद्ध भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और महावीर भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वहीं स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि स्यादवाद का संबंध किससे है, तो स्यादवाद जैन धर्म से। अनेकांतवाद का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। फिर पूछा जाएगा प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा। ये क्वेश्चन रट जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी तो पढ़ लोगे याद रहेगा, लेकिन उस टाइम बहुत कंफ्यूजन होता है ऐसे को क्वेश्चन में। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, चंपा। फिर महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल। आगे की ओर चल लो। जैसा कि मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई थी, तो वहीं यहाँ पे जैन संगतियां भी हुई थी जो 2 हुई थी। कौन कौन? प्रथम हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र में। द्वितीय 512 बल्लवी और क्षमा श्रवण। मतलब कि इसको भी याद कर सकते हो। प्रथम जो हुआ था जैन संगीति पटना के मतलब पाटलिपुत्र के स्थूलभद्र में 300 में, दूसरा बल्लवी में क्षमा श्रवण और 512 में। तो स्थल का ऐसे करके याद कर सकते हो यदि याद करना। अध्यक्ष वैसे नहीं, पहला स्थल पाटली 300, पहला स्थल पाटलिपुत्र 300। इतना क्षमा मतलब जिसमें बल होता है उसमें क्षमा करने की शक्ति भी होती है। तो दूसरा में 512, यहाँ लास्ट डिजिट भी देखोगे 2 है, तो 512 क्षमा श्रवण बल्लवी। ठीक, कैसे भी रिलेट करके याद कर लो। फिर यहाँ पे देखो कि बिंबिसार से भी बहुत क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। जो हर्यक वंश होते हैं, बिंबिसार होते हैं, अजात शत्रु हो जाता है। तो यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे डालने की कोशिश की हूँ कि आपसे ये सारे क्वेश्चन आपको से छूटे नहीं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो थोड़ा सा एक बार इसे भी देख लेना। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था, तो बिंबिसार ने किसे हराया था, तो और अंग राज्य को मगध में मिलाया था, तो किसे हराया था, तो ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था। किसने? बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगिरी बनाई थी। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजात शत्रु ने किया था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु को कुनी का उपनाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजात यदि पूछा जाएगा कुनी किनका उपनाम है, तो अजात शत्रु का। फिर इसके आगे है, इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। मतलब यहाँ पे किनके बारे में बताया जा रहा है? बिंबिसार के बारे में। तो क्या बताया जा रहा है? इनके बारे में बताया जा रहा है कि बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था, तो ब्रह्मदत्त। बिंबिसार की मगध की राजधानी राजगिरी कौन बनाया था, तो बिंबिसार। इसने मतलब बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके बुद्ध पुत्र अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु को कुनी कहा जाता है। ठीक, फिर 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। इसके साथ साथ अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। मतलब बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु ने उसकी हत्या की, फिर अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र ने की। उदयन थे, जो अजातशत्रु के पुत्र थे, उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसके आगे की ओर चलते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। यदि पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी किसने स्थापित की, तो शिशुनाग ने। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र क्या मतलब चेंज कर दिया कालाशोक ने। तो कालाशोक के बारे में आप लोग बताओ कि बौद्ध की कौन सी संगीति के ये अध्यक्ष थे। तो मतलब किसके शासन काल में? कालाशोक कितने के शासन काल में थे? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। यदि बिंबिसार के बारे में पूछा जाएगा तो वो बौद्ध धर्म से थे। यदि शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक थे। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद।
चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने घनानंद को पराजित किया था? चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ये देखने को मिला। इसके आगे देखोगे जो कि 16 महाजनपद है, तो उनकी राजधानी जो कि हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कितनी महाजनपद है? तो 16, जिसमें मगध की राजधानी राजगिरी, अंग, चंपा, बज्जी, वैशाली, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ। कुरु याद कर लेना, बहुत बार पूछे जाते हैं कुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज, हाटक, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, मल, कुशावती, पंचाल, अहिच्छत्र, चेदी, शक्तिमती, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा। मतलब यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट, यदि मैं बोलूँ कि कौन ज़्यादा आपको देखने को मिलता है तो वो आप लोग ज़्यादा याद कर लेना। जैसे कि मगध और अंग तो सबको पता होगा कि मगध और अंग के कहाँ पे हैं, तो मगध के राजगिरी और अंग के चंपा। बज्जी सब जानते हैं, वैशाली, काशी, वाराणसी सब जानता है, वत्स, कौशाम्बी ये बार बार पूछे जाते, कुरु का इंद्रप्रस्थ। वहीं अवंती, उज्जैन सब जानते, मल, कुशावती ये भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मत्स्य पूछा जा रहा है, मत्स्य कहाँ है? तो विराटनगर। इसके साथ साथ यदि बात किया जाए, इसके साथ साथ यदि अश्मक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अश्मक की राजधानी कहाँ है? तो पोटली। तो आज का वीडियो कैसा लगा? जो कि जीके, अभी तो आज के वीडियो में आप लोगों ने जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस से मिक्स क्वेश्चन देखोगे। मतलब वो हर एक छोटे से छोटे पहलू आप लोग को देखने को मिलेगा जो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन यदि आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो वहाँ पे देखोगे कि ये सारे क्वेश्चन हूबहू आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जीके जीएस का क्वेश्चन कैसे याद होता है? जितने आपके दिमाग से ये क्वेश्चन जाएंगे उतने जल्दी। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके जैसा सेकेंड अपलोड ज़रूर करूँगी। ऑल द बेस्ट आपको, आपकी तैयारी अच्छे से हो। थैंक यू सो मच।